नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की जो सामाजिक विज्ञान है उसका चैप्टर नंबर 2 रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपका अध्याय है और इसमें आप इतिहास के बारे में जानेंगे, उस इतिहास के बारे में जिसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट है। न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है और इसमें काफ़ी सारे डाउट आपने सुने होंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से कि न्यू एनसीईआरटी में इसके बारे में ये लिख दिया, इस राजा के बारे में ये लिख दिया। तो आज से आपका मध्यकालीन जो भारत है उसका इतिहास शुरू हो रहा है और आपके सारे डाउट, अब तक तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको बोरिंग लग रही थी, जो हमने कक्षा 6 के इतिहास में पढ़ी, कक्षा 7 के इतिहास में पढ़ी, लेकिन जो ये इतिहास है काफ़ी रोमांचकारी है और आपको नई नई चीज़ें यहाँ पे जानने को मिलेंगी। क्योंकि कहीं पे भी इतिहास के बारे में कोई जिक्र होता है तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होती कि सच में इतिहास क्या था, तो आप उसके बारे में नहीं बता सकते। लेकिन आज से शुरू कर दीजिए कि जैसे ही आपकी ये बुक समाप्त होगी तो आपको इतिहास के बारे में सारी बातें मैं आपको लाइन बाय लाइन यहाँ से समझाता चलूँगा। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो आज का हमारा अध्याय स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय का नाम है रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। जो भारत का पॉलिटिकल मैप है, मतलब जो सीमाएं हैं, वो सीमाएं किस प्रकार से बदली गई, किस प्रकार से नई सीमाएं हुई, मतलब कि भारत का जो विस्तार है किस प्रकार बढ़ाया गया, किस प्रकार से घटा, उसके बारे में हम बात करेंगे इस लेसन में। और कौन कौन से राजाओं ने इस पे शासन किया मध्यकालीन युग में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम अध्याय को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है उसका एरियल व्यू ऊपर से किस प्रकार से दिखती है, तो आप देख सकते हैं। और कुतुब मीनार के बारे में भी आपको रोमांचकारी जानकारी एक जानने को मिलेंगी और आपको आश्चर्य होगा क्या ये भी कभी हो सकता है। तो स्टार्टिंग में बिग क्वेश्चन दिए गए हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इन क्वेश्चनों के आंसर हमें ढूंढने हैं और इन क्वेश्चनों के आंसर मैं स्पेशल जब आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करवाता हूं तो उस वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे। हमारा आज का मेन लक्ष्य है कि इस अध्याय को पढ़ना। तो सबसे पहले देखिए एक टाइमलाइन दी गई है। ये जो अक्षर है थोड़े से यहीं पे जो पीडीएफ है इसी में ब्लर है तो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तिथियां बता देता हूं जो आप नोट कर लेना अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और इसने बताया है न्यू एनसीईआरटी में कि हमने फैक्ट्स को बहुत कम कर दिया है, सिर्फ वही फैक्ट्स अब बुक में रखे गए हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें बहुत सारे फैक्ट थे, मतलब तिथियां थी, डेट्स थी, लेकिन अब आपको सिर्फ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण तिथि आती है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, कब से दिल्ली सल्तनत थी उसकी शुरुआत हुई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत ये हुई थी 1206 में। तो आप इनको नोट करते चलना और सुनते चलना। वैसे तो आप बुक में देख सकते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आपका नजरें भी उसको देखती हैं, आपके कान भी सुनते हैं, तो आपको याद रहने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो 1206 में 1206 ये आपको दिख रहा होगा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण तिथि आती है वो आपकी आती है 1336। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में, 1336। और उसके बाद एक आपकी इंपॉर्टेंट तिथि है 1347, ठीक है। या फिर उससे पहले आपकी एक है मेवाड़ का जो दोबारा पुनरुत्थान हुआ था कि एक बार मेवाड़ पूरी तरह से बिखर गया था, उसके बाद उसका पुनरुत्थान हुआ था, वो हुआ था 1326 में। री एस्टैब्लिशमेंट नाम दिया गया कि दोबारा उसकी स्थापना हुई मेवाड़ साम्राज्य की, वो 1326 में हुई थी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फिर तिथि आती है कि जो बहमनी सल्तनत थी, बहमनी साम्राज्य, आप नाम शायद आज पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन आपको इतिहास को एक कहानी के तौर पर देखना होगा और हर चीज को एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ेगी और आपको एक भी अध्याय मिस नहीं करना है, एक भी पार्ट नहीं छोड़ना। जो 1347 है उसमें बहमनी सल्तनत का स्थापना हुई थी, उसमें उदय हुआ था। 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था कि तैमूर एक बहुत ही क्रूर शासक था, उसने भारत पर आक्रमण किया था 1398।
और 1498 में आपके जो पुर्तगाली थे वो भारत में पहुंचे थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो पाठ के स्टार्टिंग में आपको दी गई है, और आपको सारी महत्वपूर्ण तिथियां आपको ये याद करनी पड़ेंगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कक्षा 6 के बच्चे अगर देख रहे हैं तो अभी से आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ लीजिए, वरना जब आप ग्रेजुएशन पास कर लेंगे तब दोबारा लौट के पाठ को देखने आएंगे कि सर हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। तो एनसीईआरटी का यही है कि आपको ध्यानपूर्वक चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई? 1206 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में, और 1326 में मेवाड़ साम्राज्य था उसकी स्थापना दोबारा से हुई, और आपका 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। देखो जो 1300, तो आप सबसे पहले एक चीज समझिए, हम शताब्दी की बात करते हैं। जैसे इसने कहा 1326, तो कई बच्चों को ये पता नहीं चलता कि ये शताब्दी कौन सी है। जब मैंने 6th क्लास की हिस्ट्री पढ़ाई थी उसमें बताया था, तो इसका मतलब है कि 13 शताब्दी पूरी हो चुकी और चल कौन सी रही है? 14वीं शताब्दी। कौन सी चल रही है? 14वीं शताब्दी में आपके इतिहास की 3 महत्वपूर्ण घटना हुई। याद रखना 14वीं शताब्दी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली घटना कौन सी हुई थी कि आपका मेवाड़ जो साम्राज्य की पुनर्स्थापना 1326 में और 1347 में बहमनी जो साम्राज्य था उसकी स्थापना हुई, और उसके बाद 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ये डेट आप याद कर लेंगे। एक बार फिर इसको दोहराना, थोड़ा सा वीडियो को बैक करके आप देख लेना। 1398 में तैमूर ने अटैक किया भारत पे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए अब आते हैं हमारे अध्याय पे भी। द पीरियड इन द चैप्टर एंड द नेक्स्ट इज ऑफन कॉल्ड द, जो इस चैप्टर में हम जो पीरियड पढ़ेंगे, जो समय पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन ताकि आपको साफ साफ नजर आ जाए। ये कह रहे द पीरियड इन दिस चैप्टर, कि जो पीरियड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब जिस काल को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एंड द नेक्स्ट इज ऑफन कॉल्ड द लेटर पार्ट ऑफ द मिडेवल पीरियड। तो इस ये जो चैप्टर है, ये पीरियड और उसके जो बाद का जो समय है उसको कहा गया है मिडेवल पीरियड, मध्यकालीन काल। आपको क्लियर हुई इंडियन हिस्ट्री का, कि इंडियन हिस्ट्री के 3 काल थे, आपको बता दिया ये बीच का काल है, इसलिए इसको कहा गया मध्यकालीन काल। द टर्म मिडेवल बिटवीन 2 एजेस वाज ओरिजिनली अप्लाइड टू यूरोपियन हिस्ट्री। इसने कहा कि ये जो मध्यकालीन मिडेवल टर्म है ना, ये थी आपका यूरोपियन इतिहास के लिए। और वो कौन सा टाइम था? वो टाइम लिया गया था रफली फ्रॉम द अप्रोक्सीमेट नहीं है, अंदाजा है कि जब रोमन एम्पायर, जो रोमन साम्राज्य था, कि 5th सेंचुरी से भी, कौन सी सेंचुरी से? 5th शताब्दी से, टू द रेनिनेंस ऑफ यूरोप्स कल्चर रिवाइवल इन द 14th to 16th सेंचुरी। किसने कहा कि एक समय आया था कि 5th सेंचुरी में जो रोमन साम्राज्य पूरी तरह से बिखर गया था। आप ये समझते हैं ना, इंग्लैंड है, ब्रिटेन बोलते हैं, तो ये सारे बिखर गए थे, पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। यहाँ कल्चरल एक्टिविटी सब कुछ खत्म हो गई थी, पूरी तरह ये बर्बाद हो गए थे। तो ये दोबारा से 14 से 16वीं शताब्दी के आसपास ये दोबारा से खुद को उबारा, और यहाँ पर रीडिस्कवरी वर्ड दिया गया है कि ये दोबारा से इन्होंने अपना पुनरुत्थान किया, दोबारा से ये उभरे ग्रीक और रोमन आर्ट और लिटरेचर। तो इसकी जो कला और जो साहित्य है ना, इनका दोबारा से क्या हुआ? पोषण हुआ, ये दोबारा से निकल के आए आगे। तो ये जो काल था 5वीं सेंचुरी से लेके 14 से 16 सेंचुरी, तो यूरोप के इतिहास में इस समय को मिडेवल हिस्ट्री का नाम दिया गया था। हमसे इसका कोई लेना देना नहीं था। आपको आई ये बात समझ में कि मध्यकालीन जो ये नाम है मिडेवल हिस्ट्री, ये कहां से आया? ये नाम निकल के आया यूरोप के इतिहास से। इट वॉज वंस दो टू मार्क ए डार्क एज बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस, बट ऑफ कोर्स यूरोप्स एंड इंडियाज हिस्ट्रीज आज वेरी डिफरेंट। इसने कहा कि इसको एक नाम और दिया जाता है, इस समय को, इसको दिया जाता है डार्क एज। क्या नाम दिया जाता है? डार्क एज। जो मॉडर्न आपका विज्ञान है उससे पहले एक डार्क एज, मतलब अंधकारमय काल,
ठीक है, पिछड़ा हुआ काल आप इसे बोल सकते हैं कि ऐसा समय था जिसमें कोई तरक्की नहीं हुई थी। ये बात हो रही यूरोप की। लेकिन अगर आप भारत की हिस्ट्री को देखेंगे तो भारत की हिस्ट्री काफी अलग है, क्योंकि भारत में इस समय में बहुत सारी तरक्की हुई थी। तो इसने कहा कि जो यूरोप और इंडिया की हिस्ट्री है वो काफी डिफरेंट है। सो अप्लाइंग द सेम टर्म मिडेवल टू बोथ इज नॉट आइडियल। और अगर हम दोनों के लिए मध्यकालीन इतिहास अगर हम ये शब्द यूज करेंगे तो दोनों के लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। इंग्लैंड यूरोप के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो ये सही नहीं है भारत के इतिहास को ये टर्म देनी। एंड हिस्टोरियंस डू नॉट ऑलवेज एग्री ऑन विच पीरियड इट कवर्स इन इंडिया। और जो इतिहासकार है ना वो पूरी तरह आश्वस्त नहीं है, एक मत नहीं है कि कहां से लेके कहां तक भारतीय इतिहास को मध्यकालीन इतिहास कहा जाए। आपके इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जब आपको सब्जेक्टिव लिखना होगा तो आपको ये सारी चीजें बतानी होगी। वी विल समटाइम्स हैव टू यूज द टर्म मिडेवल बट for us it simply means the period from 11 to 17th century। और आप समझना कि हमें इस प्रकार आदि बना दिया गया इस शब्द का कि हमें इस शब्द को प्रयोग करना पड़ेगा इंडियन हिस्ट्री के लिए। लेकिन आप समय याद कर लीजिए कि ये समय कौन सा है। ये समय है 11वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक। इस समय को मध्यकालीन इतिहास के रूप में पढ़ेंगे हम भारत के। आपको यहां तक टॉपिक कवर हुआ। ये एक पार्ट की रूपरेखा थी। कुछ महत्वपूर्ण मतलब न्यू एनसीईआरटी आपको पढ़ाना और पढ़ना दोनों मजेदार चीज हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इस काल की। आपको ये पता चल चुका है कि ये काल कौन से समय की हम बात कर रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं 11वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक। क्लियर हुई बात आपको? अब आ जाइए इन टेप्स्ट्री ऑफ द पास्ट चैप्टर वी हैव ट्राइड टू कीप एज ए फ्यू डेट्स एज पॉसिबल। इसने कहा कि जो इतिहास की जो बनावट है ना, पीछे इतिहास में बहुत सारी डेट्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसने कहा कि अब की बार हमने वी हैव टू ट्राई टू कीप फ्यू डेट्स एज पॉसिबल। हमने कम से कम तिथियों को इसमें ऐड किया है न्यू एनसीईआरटी में, मतलब भारतीय इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं उसमें। अब कौन सी तिथियों को शामिल किया है? ओनली दोज दैट मार्क इंपोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस रखती हो भारतीय इतिहास में। मैंने आपको पहले बता दिया जो तिथियां दी गई है आपको एनसीईआरटी में वो बिल्कुल रट लेना आपकी बार न्यू एनसीईआरटी में। यू विल फाइंड इट हेल्पफुल टू कीप revisiting the timelines in those chapters. Revisit the maps too, as they will help you visualize the geography that was traversed by armies, common people, traders, scholars और spiritual figure। इसने कहा कि आपको उन तिथियों को भी याद रखना पड़ेगा, बार बार उन तिथियों के में आपको ध्यान देना होगा, और साथ साथ जो मैप दिए गए हैं मैप को भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ताकि हमें उन जगहों के बारे में पता चले जहां से व्यापारिक रास्ते थे, कोई शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता था, या कोई सेना आती थी, या आम लोग प्रयोग करते थे। वो सारी जगह आपको याद रहनी चाहिए, तब जाके आपको हिस्ट्री पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। क्लियर हुई बात आपकी? चलो अब ये देखिए, फिर एक बार महत्वपूर्ण तिथियां थी आ गई हैं आपके सामने। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी तिथियां महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले आपका आता है 1526। कौन सा आता है? 1526, जिसमें पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। उसके बाद 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था भी। और उसके बाद 1576 इसमें क्या होता? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप फोर्स टू रिट्रीट, ठीक है। 1565 में बैटल ऑफ तालिकोटा, डिस्ट्रैक्शन ऑफ विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था। इन तिथियों को आप एक बार अपने दिमाग में से निकाल लीजिए, क्योंकि आगे हम इन सभी घटनाओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। 1699 खालसा की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और उसके बाद 1671 में बैटल ऑफ सरायघाट, द होम
एक समाज था, उसने क्या किया था, एक जाति थी, उसने मुगल्स को हरा दिया था, मुगलों को हरा दिया था 1671 में। 1799 सिख की स्थापना हुई थी और बिगिनिंग ऑफ मराठा कंट्रोल ऑफ दिल्ली 1754 में। ये सभी घटनाएं आपकी हुई हैं इतिहास में, और हमें इन सभी घटनाओं के बारे में मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। कुछ घटनाएं मैंने आपको पहले बताई थी और कुछ घटनाएं अब बताई हैं। इन सभी डेट्स को आप याद कर लेना और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के बारे में, मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ना है। इसने कहा ए न्यू इरा इन इंडिया जर्नी बिगेन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। जैसे ही 11th सेंचुरी स्टार्ट हुई, 11वीं शताब्दी शुरू हुई, तो भारत में एक नया काल स्टार्ट हुआ। ठीक है। इन्वेजन फ्रॉम बियॉन्ड द हिंदू कुश माउंटेन्स रीशेप्ड इंडियंस पॉलिटिकल मैप। जो इंदुकस पर्वत है ना, आपका अफगानिस्तान साइड जाओगे, जैसे भारत का मैप है ना ये, तो आपको जाना उत्तर पश्चिम में, जहां पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है, वहां पे इंदुकुश पर्वत है, उसकी तरफ से भारत में कई आक्रमणकारी आए। क्लियर ये बात आपको? नो डाउट इंडिया हैज सीन मच वॉरफेयर इन अर्लियर पीरियड भी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में इससे पहले भी काफी आक्रमण हुए थे। बट द स्पेट ऑफ इन्वेजन बाय पीपल फ्रॉम आउटसाइड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज अनप्रेसिडेंट भी। तो इसने कहा कि पहले भी आक्रमण हुए थे भारत में बहुत ज्यादा, लेकिन अब की बार इतने अंधाधुंध आक्रमण हुए, मतलब इतने ज्यादा आक्रमण हुए कि इनकी किसी ने भी सोचा भी नहीं था। मतलब ये अभूतपूर्व आक्रमण थे, ऐसे आक्रमण पहले कभी भी भारत पर नहीं हुए थे। Many of these invaders were Central Asian, तुर्कीज और अफगानिस। इसने कहा कि जो मैनी इन्वेडर्स थे, ज्यादातर आक्रमणकारी थे, वो कहां थे? मध्य एशिया से आए थे, जो तुर्की और अफगानिस्तान थे। क्या थे? तुर्कीज थे या फिर अफगान थे। आपको समझ में आई कि कौन कौन से थे? तुर्की। अब आप समझते होंगे तुर्की है वो तुर्की के लोग होंगे। उसने कहा वो थे एक, जो तुर्की जो बोला ना इसने, तुर्क, वो कौन थे? मध्य एशिया। ये आपका मान लीजिए एशिया, मध्य एशिया से लेके तुर्की तक फैला हुआ, और यहां से शायद साइबेरिया तक फैला हुआ ये इलाका था ना, यहाँ के बीच में जो लोग रहते थे वो सारे तुर्किक थे। और यहां से बहुत सारे आक्रमण आए थे जब 11वीं शताब्दी स्टार्ट हुई भी। क्लियर हुई बात आपको? या फिर वो अफगान थे। दे वर ड्रान टू इंडिया नॉट ओनली फॉर हर रेपुटेटेड रिचेज एंड फॉर टेरिस्ट्रियल एम्बिशंस भी। तो उसने कहा कि वो भारत में सिर्फ ये नहीं कि भारत को लूटने के लिए आए थे, धन लेने के लिए आए थे, भारत का क्षेत्र उन्हें अड़पना था, भारत की जमीनें अड़पनी थी। उनका और भी एक मकसद था। वो मकसद क्या था? तो ये मकसद था, बट आल्सो ऑफन स्प्रेड बाय फोर्स ऑफ वायलेंस इफ नेसेसरी देयर ओन वर्जन्स ऑफ देयर रिलीजन्स। मतलब कि उनका एक मकसद ये था कि वो अपने ताकत से, अपने अत्याचार से, अपनी क्रूरता से भारत में अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे। और वो धर्म आपको पता है कि इस्लाम धर्म की वो स्थापना करना चाहते थे भारत में। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इनको आगे। लेट्स नाउ एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर वी द एवर चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ इंडियाज फ्रॉम द 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। और अब हम पढ़ेंगे कि कैसे 13वीं शताब्दी से भारत की जो सीमाएं हैं, जो पॉलिटिकल मैप है, वो किस प्रकार से चेंज होना स्टार्ट हुआ। तो आपको यहां तक समझ में आ गया? अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप कमेंट कर दीजिए, सर हमें ये बात समझ में नहीं आई। इतिहास को हम एक एक करके पढ़ेंगे जल्दी ही। क्लियर हुई बात आपको ये? तो ये मैप आप अपने दिमाग में बसा लीजिए भी। थोड़ा सा मैप मैं आपको बता देता हूं। आपको जो मेन जगह है वो आपको याद करनी है कि हम किसकी बात करेंगे, क्योंकि जब शब्द आएंगे ना, तो आपको शब्द में तुरंत आपको मैप में पहुंच जाना कि हम यहां पर खड़े हैं। जैसे ही मैं कोई शब्द बोलूंगा, आपको वहां पहुंच जाना है कि हम यहां पर खड़े हैं। तो हम बात करते हैं ईस्टर्न गंगा टेरिटरी, पूर्वी गंगा जो साम्राज्य अंडर नरसिंह देवा भी।
तो ये आपका जो है आपको कलर दिख रहा होगा, ये रहा ये वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद लोधी डायनेस्टी, तो आपका ये रहा, दिख रहा आपको ये मैप। इंपॉर्टेंट सिटीज आपको दे रखी है, हेल्बिदु बेलूर है, मदुरई है, जूनागढ़ है, दौलताबाद है, ग्वालियर। अब देखिए दौलताबाद को आप याद कर लीजिए, किसको याद कर लीजिए, दौलताबाद को आप याद कर लीजिए, आगे काम आएगा दौलताबाद। जाजनगर है, कोणार्क है, जौनपुर है, ग्वालियर, दिल्ली। अब के लिए सिर्फ आप एक याद कर लीजिए कि ये जो दौलताबाद है और ये दिल्ली है। ये बात आपके दिमाग में बैठ गई कि दौलताबाद ये देखिए कहां पर है, इस चीज को अपने दिमाग में रख लीजिए। अब मैंने आपको कुतुब मीनार के बारे में बताया था कि कुतुब मीनार को देखिए, तो इसने कहा कि कुतुब मीनार के बीच में एक सेक्शन है कुवैत उल इस्लाम भी। क्या है, कुवैत उल इस्लाम एक मस्जिद है और दिल्ली के कुतुब मीनार के बीच में स्थित है। और उसने कहा कि इसकी जो स्थापना की थी, इसको जो बनवाना स्टार्ट किया था, वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी। किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसने बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन उसको पूरा उसके बाद जो सुल्तान आए उन्होंने किया था भी, ठीक है। एक बार शायद आपको पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा होगा, मैं इसकी एक बार, हाँ अब आपको पूरा बोर्ड दिख रहा होगा। तो इसमें क्या था कि 13वीं शताब्दी की शुरुआत में इसको बनाना शुरू किया था और बाद में जो सुल्तान आए उन्होंने इसको कंप्लीट करवाया था। और उसने कहा कि एक शिलालेख है, वहां पे लिखा हुआ है कि ये जो मस्जिद बनाई गई थी, इस मस्जिद का निर्माण किससे हुआ था। आप सोच रहे होंगे ईंट पत्थरों से हुआ होगा। इस मस्जिद का निर्माण हुआ था 27 मंदिर, हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर जो मलबा था उनका, उनसे जो चीजें निकली, जो मटेरियल निकला, उनको उनसे मिलाकर इस मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो आपकी क्या नाम है इसका, कुतुब उल दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। और इस मीनार का नाम है कुवैत उल इस्लाम। क्लियर हुई बात आपको। हम हिस्ट्री के धीरे धीरे सारे जो आपके दबे हुए पर्दे हैं, राज है, आपके दिमाग में घुसा देंगे और आपको सारी चीजें ध्यान से समझनी है। और जो एक देश प्रेम की भावना भी आपके मन में रहनी चाहिए, तभी हिस्ट्री से आप अटैच कर पाएंगे खुद को। क्लियर हुई चीजें ये आपको। राइज एंड फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत भी। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत एक काल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के इतिहास में, कि वो काफी लंबे समय तक चली थी दिल्ली सल्तनत। वो कब से स्टार्ट हुई, कब से स्टार्ट हुई, तो 1206 में वो स्टार्ट हुई थी और 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। We began our journey here with the Delhi Sultanate formed after the defeat of 1192 किंग पृथ्वीराज चौहान। तो मेनली अगर इसकी शुरुआत हम देखें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1192 में, जब जो सुल्तान राजा था पृथ्वीराज चौहान, उसकी हार के बाद। वो रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो पृथ्वी जो राज चौहान थे वो कहाँ राज करते थे, उत्तर पश्चिम में भी। क्लियर है। दिस सल्तनत सा द रूल ऑफ 5 सक्सेसिव फॉरजन डायनेस्टीज ऑफ तुर्की अफगान ओरिजिन। ठीक है, तो इसने कहा कि यहाँ पे 5 वंशों ने राज किया था दिल्ली सल्तनत का जो समय था ना, उसके दौरान। मैंने आपको बताया कि 1206 से लेके 1526 तक 5 वंश आए आपके भी। तो आपको डायनेस्टी का वर्ड आपको समझ में आएगा। डायनेस्टी वो होता है जिसमें एक वंशानुगत राजा बनते हैं, भी बाप के बाद बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा, ऐसे अगर राजा बनते हैं उसको डायनेस्टी बोलते हैं। तो 5 जो वंश थे वो कौन कौन से थे आपका। सबसे पहले था मामलुक वंश। भी क्या है, मामलुक वंश, जिसको गुलाम वंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुलाम वंश। दूसरा खिलजी वंश था, तीसरा तुगलक वंश था, चौथा सैयद वंश था और 5वां लोधी वंश। ये 5 वंश आपको क्रम वाइज याद होने चाहिए कि कौन से 5 वंशों ने राज किया है सल्तनत काल के दौरान। क्लियर हुई बात आपको। वाइल सर्टेन पार्ट्स ऑफ नॉर्थन इंडिया, उत्तरी भारत में कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सल्तनत, नेबरिंग किंगडम्स सच एज द ईस्टर्न गंगाज in the east and the Hoysal in the south resist the advance
एंड आल्सो एमर्जेड एज थ्रिविंग सेंटर ऑफ आर्ट कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसने कहा कि जिस समय दिल्ली के जो आसपास के क्षेत्र थे वो दिल्ली सल्तनत के अधीन आ रहे थे, मतलब दिल्ली सल्तनत में जो राजा शासन कर रहे थे, ये 5 वंश, एक वंश के बाद दूसरा आया, तो उसी दौरान क्या था कि 2 और भारतीय साम्राज्य अपनी शक्तियों का विस्तार कर रहे थे, और वो 2 भारतीय राजा कौन से थे? एक तो होयसल था भी। कौन से थे? होयसल शासक थे दक्षिण में भी। कौन थे? दक्षिण में। और एक आपके थे ईस्टर्न गंगा मैदान में भी, ठीक है, नेबरिंग किंगडम सच एज द ईस्टर्न गंगाज इन द ईस्ट, ठीक है। तो ये दोनों क्या थे? धीरे धीरे अपनी शक्तियों को ये बढ़ा रहे थे। आपको बात आई समझ में? और ये अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे थे, और खास पर जो इन्होंने अपनी जो कला है, साहित्य है और प्रशासन में भी काफी विकास किया था, इन दोनों ने भी, ठीक है, ओएसल एंड ईस्टर्न गंगाज, ठीक है। ये 2 आपको साम्राज्य याद रखने हैं भी, ईस्टर्न गंगाज और ओएसल, पूर्वी गंगाज। The city of Delhi also assumed a bigger role in the political landscape of North। तो इसने कहा कि जो दिल्ली है ना, वो एक नॉर्थन इंडिया भी, जो उत्तरी भारत में एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था भी। इस दौरान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर था ये आपका दिल्ली भी, जो भारत की राजनीति थी जो मध्यकालीन युग में भी। ये बात आपको समझ में आई? आगे बताया है द सल्तनत पीरियड वाज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंबाइंड विद एफर्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल एक्सपेंशन भी। तो इसने कहा कि ये जो सल्तनत काल था ये बहुत अस्थायी थी। इसमें भी मतलब कि कोई ऐसा राजा नहीं था जो स्थायी तौर पर लंबे समय तक शासन करे भी। और क्या था साथ साथ हो रहा था कि एफर्ट विद टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कि सारे राजा थे वो अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे, अपने राज्य को और ज्यादा बड़ा करना चाहते थे, ठीक है। दिस रिजल्टेड इन मिलिट्री कैंपेन दैट रेड विलेज एंड सिटीज एंड प्लंडर्ड देम भी। तो इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे आक्रमण किए, शहरों के साथ साथ इन्होंने गांव पे भी आक्रमण किए, वहां लोगों को मारा, वहां से धन लूटा, मतलब बहुत बुरा ये एक काल था। तो इसके लिए इसने किया इंस्टेबिलिटी कंबाइंड विद, मतलब बहुत ज्यादा अराजकता फैल गई थी भी। इंस्टेबिलिटी वैसे तो अस्थायी होता है, लेकिन मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा अराजकता भी, क्योंकि ये देखिए कि इन्होंने गांव और शहरों को भी नहीं छोड़ा भी लूटने के लिए। एंड डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स एंड सीट्स ऑफ लर्निंग, इन्होंने मंदिरों को भी नष्ट किया, और जो सीट्स ऑफ लर्निंग का मतलब है जो शिक्षण संस्थान थे, स्कूल थे, विश्वविद्यालय थे, उनको भी इन्होंने बुरी तरह से पहुंचाने का कार्य किया। सक्सेशन द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द न्यू सुल्तान वर ऑफन वायलेंट। इसने कहा कि जब नया राजा बनता था ना, वो भी हिंसा से ही बनता था भी, ठीक है, कि पहले वाले राजा को नए वाला राजा मार के फिर राजा बनता था कोई भी, ठीक है। तो यहां देखिए ऑलमोस्ट 2 सुल्तान आउट ऑफ 3, कि 3 सुल्तान बने हैं भी, मान लेते 3 सुल्तान बने हैं, सुल्तान आउट ऑफ 3 सीज्ड पावर अबाउट द एलिमिनेटिंग देयर प्रीडेसर। तो इन्होंने कहा इनमें से 2 इस प्रकार से बने हैं कि उन्होंने आपसे पहले वाले सुल्तान को मारा था, धोखे से उसका मर्डर किया था, इस प्रकार से नए राजा बने हैं 2, ठीक है। इसका मतलब 66% राजा ऐसे थे जो अपने पहले वाले राजा को मारकर राजा बने थे भी। यह आ गया कि सीज्ड पावर बाय एलिमिनेटिंग देयर प्रीडेसर, मतलब अपने पहले वाले को उन्होंने बेदखल किया, मारा है और कुछ किया है। सो दैट ए सुल्तान एवरेज रीजन वाज हार्डली मोर देन 10 ईयर्स भी। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अगर एवरेज निकालें कि सभी राजाओं ने कितने साल तक शासन किया, जो एवरेज आता है वो मुश्किल से 9 साल के आसपास आता है, कि सभी राजाओं का एवरेज निकालें कि राजाओं ने कितने समय तक शासन किया, वो हार्डली 9 साल तक आता है। आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं? अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। एट द टर्न ऑफ 14th सेंचुरी, जैसे ही 14th सेंचुरी आई, अलाउद्दीन खिलजी,
कंडक्टेड मिलिट्री कैंपेन ओवर लार्ज एरिया ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने क्या किया कि जो अपने सैनिक अभियान थे, सैनिक अभियान मतलब युद्ध, तो युद्ध उसने कहा किसकी ओर बढ़ाए, लार्ज एरिया ऑफ उत्तर भारत का बहुत बड़ा एरिया उसने जीता, सेंट्रल इंडिया सकिंग द प्लैंडरिंग द मैनी सिटीज, वही है उसने उनको क्या किया, शहरों को लूटा और नष्ट कर दिया। एट द सेम टाइम ही आल्सो रिपल्ड सेवरल इन्वेजन्स बाय मंगोल फोर्सेस भी। तो इसी दौरान क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के दौरान, एक तो ये अपने क्षेत्र को बढ़ा रहा था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, और इसी के काल में जब ये राजा था तब मंगोल भी क्या कर रहे थे, भारत पर आक्रमण कर रहे थे। वो वर ट्राइंग टू एड इंडिया टू वेस्ट मंगोल एम्पायर भी, ठीक है। तो मंगोल भी क्या थे, एक बहुत बड़ी चुनौती थी, वो भी भारत को अपने राज्य में मिला रहे थे। मंगोलों ने बहुत एशिया के बहुत बड़े हिस्से पे क्या कर लिया था, शासन कर लिया, तो भारत को भी अपने अंडर मिलाना चाहते थे। चलो ये एक अच्छी बात है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को नहीं जाने दिया, मंगोलों को हरा दिया, भारत में नहीं घुसने दिया, वरना मंगोल इनसे भी ज्यादा खतरनाक थे भी। आपको आई बात समझ में? इट कवर्ड मोस्ट ऑफ एशिया एट दैट टाइम, कि इसने ज्यादातर एशिया के हिस्सों पर कब्जा कर लिया था मंगोलों ने उस समय। ये चीज क्लियर हुई। हिज स्लेव जनरल मलिक काफूर एक्सपेंडेड द सल्तनत रीच साउथवर्ड। इसने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी का एक जनरल था, मतलब सेनापति था मलिक कपूर, उसने जो इसका साम्राज्य है वो दक्षिण की ओर बढ़ाया। क्योंकि आप भारत का जो मैप देखेंगे एक बार, इस प्रकार का मैप था कि आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारी चीज इसमें थी। तो ये तो जो था आपका अलाउद्दीन खिलजी, ये तो उत्तर भारत और सेंट्रल एशिया में, जो मलिक कपूर था वो दक्षिण की ओर भी बढ़ रहा था अभी, ठीक है। उसका भी एक ही काम था कि कन्क्वरिंग सेवरल किंगडम, उसने कुछ राज्यों को जीता। देयर प्लंडर्ड वेल्थ, उनकी जो धन था वो वहां लूट लिया। फाइनेंस द सल्तनत इनॉर्मस मिलिट्री अपरेटस भी। तो वो क्या कर रहा था कि वहां से दक्षिण में राजाओं को, रास्ते में आते राजाओं को हराता, शहरों को लूटता, और जो राशि मिलती धन वगैरह वो अपने राजा अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा देता। He also attacked a number of हिंदू सेंटर्स सच एज, तो उसने कहा कि जो हिंदुओं के जो मुख्य शहर थे उन पे भी मलिक कफूर ने काफी ज्यादा आक्रमण किए। और वो शहर कौन से थे, श्रीरंगम, मदुरई, चिदम्बरम एंड पॉसिबली रामेश्वर पर भी उसने आक्रमण किया था मलिक कफूर ने। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई। हम चल रहे हैं सल्तनत काल से, क्लियर हुई चीजें आपको। अगर वीडियो समझ में ना आए तो 2-4 सेकंड का पॉज पीछे करके एक बार दोबारा सुन ले भी। तो आपको देखिए सल्तनत काल अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में आपको बता दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता दिया, ये कब स्टार्ट हुआ वो बता दिया, और सीधे आगे हम अलाउद्दीन खिलजी पे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको बता दिया कि अलाउद्दीन खिलजी का क्यों आया, क्योंकि इस टाइम आपके जो ये मंगोल थे, मंगोलों ने भी आक्रमण किया था, और उसका सेनापति मलिक कफूर के बारे में बताया गया है। A few decades later, Muhammad bin Tughlaq ruled Delhi and expanded the Delhi Sultanate territories further भी। तो उस कुछ दशक बाद, 10, 20, 30, 40 साल बाद, जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक है वो राजा बना भी, ठीक है, और उसने अपने साम्राज्य को काफी ज्यादा बढ़ाया। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस मौर्य एम्पायर भी, जो मौर्य साम्राज्य था आपका, चंद्रगुप्त मौर्य आपने सुना होगा, अशोक के सुना होगा, कि उस जैसा इसने अपना साम्राज्य कर लिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने भी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज नाउ अंडर द रूलर भी। अब जो पूरे का पूरा उपमहाद्वीप था वो लगभग मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर आ चुका था। आल्दो द डोमिनेंस वाज सिग्निफिकेंस इट प्रूव टू बी शॉर्ट लिव्ड भी। तो इसने कहा लेकिन उसका प्रभाव रहा वो थोड़े समय के लिए रहा, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक हैड एम्बिशियस स्कीम्स। जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये पढ़ा लिखा था, और इसको पढ़ा लिखा बेवकूफ भी बोलते हैं कि पढ़ा लिखा मूर्ख कौन था, ये मोहम्मद बिन तुगलक। बट दे वर ऑफन पुअरली एग्जीक्यूटेड। उसने कहा कि इसकी योजनाएं बहुत अच्छी थी मोहम्मद बिन तुगलक की, लेकिन कभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। वन सच वाज मूविंग हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, जिसको देवगिरी बोलते हैं।
तो उसका पहला एक मूव ये था कि वो अपनी राजधानी, राजधानी मतलब जहां से सारा प्रशासन बैठता है, सारे निर्णय लिए जाते हैं, वो दिल्ली से ले गया दौलताबाद। आपको पता था कि अगर आपने भारतीय मैप देखा होगा तो ये दिल्ली था और ये दौलताबाद ये यहाँ ले गया, क्योंकि उसका मकसद था कि यहाँ जब बीच में पहुंच जाएगा ना तो यहाँ से वो क्या करेगा, पूरे अपने साम्राज्य को संभाल सकता है। लेकिन ये उसका मूव कामयाब नहीं हुआ। और आज के समय इसको देवगिरी भी बोलते हैं दौलताबाद को, आज के समय में इसको बोलते हैं संभाजी नगर। क्या बोलते हैं? संभाजी नगर इसको बोलते हैं। दौलताबाद को देवगिरी भी इसका नाम था, तो इसको बोलते हैं संभाजी नगर। परहैप्स ही थॉट इट मोर सेंट्रल लोकेशन वुड ऑफन बेटर टू कंट्रोल ऑफ द एम्पायर। किसने कहा? कि मैंने आपको बता दिया जैसे कि वो सोचता था कि ये सेंटर में आ जाएंगे बीच में और पूरे साम्राज्य को कंट्रोल कर लेंगे। द पीपल वर फोर्स टू ट्रेवल ओवर 1000 किलोमीटर एंड फ्यू ईयर्स लेटर एज हिज प्लान मिसफायर्ड। तो क्या हुआ कि लोगों को धक्के से वहां ले जाया गया कि जो वहां अधिकारी थे और कुछ थे प्रशासन के, 1000 किलोमीटर ले गया, क्योंकि दिल्ली से दौलताबाद की दूरी 1000 किलोमीटर है। सबको वहां लोगों को वहां शिफ्ट किया गया, तो लोग काफी परेशान हुए और ये इसका प्लान कामयाब भी नहीं हुआ और उसे वापस दिल्ली आना पड़ा। और दोनों के दोनों ये जो ट्रांसफर थे ना, दिल्ली से दौलताबाद जाना और दौलताबाद से वापस दिल्ली आना, इसमें काफी ज्यादा धन की हानि हुई। अनदर इंस्टेंट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी भी। तो इसने एक चीज और शुरू की कि जो पैसे थे ना, मुद्रा, उसकी टोकन करेंसी बना दी, टोकन बना दिए। ठीक है। वेयर चीप कॉपर, एक सस्ता कॉपर था, कोइंस वर डिक्लेयर टू बी टोकन एंड हैव द वैल्यू ऑफ द सिल्वर और गोल्ड कॉइन। तो इसने बना दिए कॉपर के, तांबे के, और उसकी कीमत किसके बराबर कर दी? सिल्वर और गोल्ड कॉइन के बराबर कर दी हुई। ठीक है। ऑल्दो दिस वाज ए प्रोग्रेसिव आइडिया, मोस्ट ऑफ आवर करेंसी टुडे इज एक्चुअली टोकन भी। तो ये एक बहुत इसका अच्छा आइडिया था, लेकिन उस समय एक काम नहीं आया। एट द टाइम द क्रिएटेड कंफ्यूजन इन द ट्रेड एंड encouraged people to counterfeit copper coins, all of which caused the economy to decline। और तो लोगों ने क्या किए, नकली भी बना लिए कॉपर के थे, तो ठीक है। और लोगों में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि महंगा कौन सा, सस्ता कौन सा। गोल्ड और कॉइन की कीमत एक कर दी। स्कीम बहुत बढ़िया थी, लेकिन ये स्कीम चल उसकी नहीं पाई और इससे भी उसको काफी ज्यादा लॉस हुआ। दो आपने पढ़ ली, मोहम्मद बिन तुगलक की एक टोकन करेंसी वाला और एक राजधानी उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी आप बोल सकते भी। द सल्तनत सुल्तान एंड देयर कोर्ट इलाइड द लिव्ड ऑफ लग्जरियस प्लेसेस एंजॉयिंग एलाबरेट क्लोथिंग, जेवल्स, ऑर्नामेंट एंड फाइन फूड। उसने कहा कि जो सुल्तान थे और जो उसके साथी प्रशासन के अधिकारी थे, वो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे भी। गहने पहनते थे, आराम से रहते थे, लग्जरियस महलों में रहते थे, वो कपड़े बहुत बढ़िया पहनते थे, आभूषण पहनते थे और बड़ा मस्त सा वो खाना खाते थे। दिस वेल्थ वाज लार्जली derived फ्रॉम द प्लंडर फ्रॉम देयर मिलिट्री कैंपेजन, टैक्सेस लिव्ड ऑन कॉमन पीपल एंड conquered regions and engagement in slave trade as। तो इसने कहा था ये पैसा आता कहां से था, कितनी लग्जरियस लाइफ जीते थे, तो ये पैसा कहां से आता था? तो इन्होंने कहा ये पैसा आता था कहां से? जो इन्होंने लूटा था, जो इनकी सेना लूटती थी ना, उनके द्वारा आता था। जो इन्होंने टैक्स लगाया था लोगों पर, उसके द्वारा आता था। और जो लोगों पर, और जो इन्होंने कब्जा कर रखा था जिस जगह पे, उस जगह से आता था। और ये करते थे एक स्लेव ट्रेड, दास व्यापार, कि भारत से क्या थे, लोगों को गुलाम बना लेते थे और उन गुलामों को क्या करते थे, ये बेच देते थे। फ्री लेबर और वर सेंट टू अवेट डिस्टेंस सेंट्रल एशिया टू बी सोल्ड। या तो भारत के लोगों को पकड़ लेते, उनसे फ्री लेबर करवाते, फ्री में काम करवाते, या फिर उन्हें सेंट्रल एशिया में बेच देते थे। आपको ये चीज समझ में आई कि ये हम बात करें सल्तनत काल के राजाओं की, सुल्तानों की। बट प्लंडर इन टर्न अफेक्टेड ट्रेड नेटवर्क्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। लेकिन ये जो इन्होंने नुकसान करने की जो स्कीम थी, जो लूटने की स्कीम थी, विनाश करने की स्कीम थी, इससे क्या हुआ, जो व्यापार के नेटवर्क थे, रास्ते थे, वो खत्म हो गए। ये जहाजों को भी लूट लेते बीच में और कोई व्यापारियों को भी लूट लेते। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बहुत कम हो गया था। दिस पीरियड आल्सो विटनेस्ड न्यूमेरस अटैक्स ऑन सेक्रेड ऑन रिवर्ड इमेज ऑफ बुद्धिस्ट। इसने कहा कि ये जो
इसी दौरान क्या हुए कि बहुत से पवित्र और जो बुद्धा की जो इमेजेस थी, मूर्तियां थी, उन पे भी बहुत ज्यादा हमले हुए। जैन एंड हिंदू टेम्पल्स, मतलब कि हर धर्म पे इन्होंने हमला किया भी। जैन धर्म के स्थानों पर, बुद्ध धर्म के स्थानों पर, हिंदू मंदिरों पर बहुत सच डिस्ट्रैक्शन वाज मोटिवेटेड नॉट जस्ट बाय प्लंडर बट आल्सो एंड आइकोनोक्लाज्म भी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि दूसरे धर्म का क्या है, असम्मान न करना, दूसरे धर्म के जो आपके धार्मिक स्थल है उनको खत्म करना होता है। आगे बात समझ में, उन्होंने मतलब दूसरे धर्म के पवित्र स्थलों को हानि पहुंचाई, खूब जी लगा के भी। ठीक है, और एक हम चीज एक बार देख लेते हैं, आज अगर कंप्लीट होगा तो आज 40 मिनट का लेक्चर हो गया है, तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। तो आप इस लेक्चर की जो इम्पोर्टेंट तथ्यां थी, इम्पोर्टेंट बातें थी, वो याद करके जरूर रखें। और साथ साथ इसको याद रखना कि हम सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे हैं और ऐसे ऐसे धीरे बढ़ते बढ़ते हम भारत की आज़ादी तक पहुंचेंगे। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।